नमस्कार, मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा निजीकरण पर, यानी कि वह निजीकरण जिसको लेकर के मौजूदा मोदी सरकार पर लगातार हमले हो रहे हैं। दोस्तों, आज हम इस कार्यक्रम में यह बात करेंगे कि निजीकरण तो ले आओ, पर वह निजीकरण टेलीकॉम की तर्ज पर ले आओ। यानी कि हमारे देश में जो टेलीकॉम क्रांति हुई, जो देश में मोबाइल क्रांति हुई, जो पिछले 3 दशक में हमारी दूर संचार की चार राष्ट्रीय नीतियां बनी। हमारे दूर संचार के क्षेत्र में जो पहले सरकारी क्षेत्र का आधिपत्य था, उसके बाद नई नीति के तहत उसमें निजी क्षेत्र का आगमन हुआ। सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों के बीच में पार्टनरशिप हुई। दोनों ने एक दूसरे से प्रतियोगिता किया और दोनों को संचालित करने के लिए, दोनों को इस सेक्टर में अपने काम करने के लिए एक कानून और एक कानूनी प्राधिकरण के मातहत काम करना पड़ा। और वह कानूनी प्राधिकरण कौन था? वह टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया थी। यानी कि एक TRAI एक अर्ध न्यायिक संगठन के रूप में, एक क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी के रूप में भारत में PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी गढ़कर चला गया। यानी कि 1994 में जब पहली दूरसंचार नीति आई, तो उसमें यह तय किया गया कि हमारे देश में टेलीकॉम एक उभरता हुआ क्षेत्र है, देश में आर्थिक विकास को बढ़ाने वाला और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने वाला एक बेहद इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और उस सेक्टर में जो अभी तक जो सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम और उसके बाद कुछ ही साल पहले गठित हुआ महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, जिसे दिल्ली और मुंबई में दूर संचार सेवाओं को संचालित करने के लिए एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का दर्जा दिया गया। दोस्तों, बदलते कालक्रम में जब नई नीति आई और उसके बाद जब देश में तमाम टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के नई नई कंपनियों का आगमन हुआ, न केवल सरकारी कंपनियां इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज टेलीकॉम के तमाम सामानों का उत्पादन कर रही थी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के जरिए देश में तमाम दूरसंचार सेवाओं का विस्तार हो रहा था। देश में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने को लेकर के सरकारी क्षेत्र का निवेश वो अपर्याप्त हो रहा था, नाकाफी हो रहा था। वैसी सूरत में नई नीति के तहत निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने के लिए कि उन्हें यह लगे कि टेलीकॉम एक इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र है, उसमें यदि वह निवेश करेंगे तो फिर जो बाजार बढ़ेगा तो उस बाजार की राजस्व में भी उनकी हिस्सेदारी बढ़ेगी। और कहीं न कहीं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को बाद में भारत संचार निगम एक कंपनी के रूप में, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी के रूप में 1999 में वो दर्जा दिया गया। यानी भारत सरकार की वो 2 कंपनियां, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड, ये दोनों कंपनियों के बरक्स निजी क्षेत्र की भी कई कंपनियों का आगमन हुआ। और जब हमने दूरसंचार की बदलती टेक्नोलॉजी को देखते हुए, जिसमें कि वह टेक्नोलॉजी जो एक सेलुलर टेक्नोलॉजी कही जाती थी, जो पूरे दुनिया के टेलीकॉम के फील्ड में एक बड़ी क्रांति का संदेश लेकर के आई, जिस टेक्नोलॉजी ने जन जन से दूरसंचार को जोड़ने का काम किया, और वह सेलुलर टेक्नोलॉजी के तहत निजी क्षेत्र को आकर्षित करने का भारतीय टेलीकॉम में एक बहुत बड़ा अवसर प्रदान किया गया। और उसके बाद जब TRAI यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नेतृत्व के मातहत जब सरकार और प्राइवेट सेक्टर में जब एक दूसरे में कंपटीशन हुआ, अपने अपने आधारभूत संरचना में निवेश बढ़ाने की आजमाइशें हुई, जब नई नई निजी कंपनियों को लाइसेंसें दी गई, अलग अलग तरीके के स्पेक्ट्रम आवंटन करने को लेकर के नीतियां बनाई गई, और निजी क्षेत्र के लिए एक ये बहुत बड़ा एक तरह से प्रवेश का सेक्टर बना। यानी कि भारत में 1990 के दशक से और आज 2020 यानी कि 3 दशक में टेलीकॉम भारत में निजीकरण की एक बहुत बड़ी रोल मॉडल, एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी, और एक ऐसी सक्सेस स्टोरी जिसमें सब लोग विन विन रहे हैं। दोस्तों, जब हम निजीकरण की बात करते हैं तो भारत में एक आम परिपाटी बनी हुई है कि हम बिजनेस समूहों पर तंज कसते हैं। हम ये बार बार कहते हैं कि भारत सरकार
निजी कंपनियों को ये चीजें बेची जा रही हैं। पहले हम टाटा और बिरला का नाम लिया करते थे, आज हम अंबानी और अदानी का नाम लेते हैं कि सरकार धीरे धीरे अपने तमाम सेक्टरों को इन प्राइवेट कंपनियों को सुपुर्द करती जा रही है। यह एक अलग विषय है कि आखिर सरकारों को अपने उपक्रमों को या अपने कार्यों को निजी क्षेत्र को क्यों सौंपना पड़ा। तो उसके पीछे एक तो लंबी कहानी है कि कहीं न कहीं सरकार में रहने वाले उपक्रमों में जो काम करने का जो एनवायरमेंट होता है, जो परिवेश होता है, वह कुछ ज्यादा ही एम्प्लॉय फ्रेंडली होता है। यानी कि लेबर फोर्स और एम्प्लॉय हर तरह के अधिकारों से लैस होते हैं और जो मैनेजमेंट को जो प्रोडक्टिविटी, जो प्रॉफिटेबिलिटी, जो प्रॉफिट मार्जिन या वैल्यू फॉर मनी का जो बिजनेस कॉन्सेप्ट है, वह कॉन्सेप्ट गौण बना रहता है। यानी कि हम देखते हैं कि सरकारी क्षेत्र का मैनेजमेंट ज्यादा प्रोफेशनल नहीं होता, ज्यादा वहां पर कॉस्ट और आउटपुट की ज्यादा बेहतर बैलेंसिंग नहीं होती, जहां पर एम्प्लॉय की पर एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी और उनके कॉस्ट का बेहतर मूल्यांकन नहीं होता, जहां पर की ज्यादा मार्जिन नहीं देखी जाती। और वही निजी सेक्टर में यह परिपाटी जस्ट उल्टा हो जाती है। यहां पर प्रॉफिट मार्जिन को ओवर एम्फेसिस दिया जाता है, यहां पर प्रोडक्टिविटी को उनको दिए जाने वाले मजदूरी और वेतन की तुलना में ज्यादा लेने का प्रयास किया जाता है, जहां मुनाफा ही सबसे बड़ी एक तरह से एक आइडियोलॉजी बनकर के चलती है। और जो प्राइवेट सेक्टर का जो एक मेन जो ये डॉक्ट्राइन है कि वह प्रॉफिट मार्जिन से चलता है, वह प्रॉफिट रिस्क लेकर के वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने की सोचता है, तभी वो निवेश करता है। लेकिन हमने इस दोनों परिपाटी को, यानी कि सरकारी क्षेत्र में जो मिसमैनेजमेंट है, जो लॉस का कल्चर है, जो ओवर एक तरह से एम्प्लॉय फ्रेंडली है, और जो प्राइवेट सेक्टर जो ओवर प्रॉफिट कॉन्शियसनेस है, जो एम्प्लॉयज का शोषण करता है, जहां वर्किंग कंडीशन बेहतर नहीं होते। हमारे रेगुलेटरी अथॉरिटी के कॉन्सेप्ट में जिसकी सबसे बढ़िया मॉड्यूल की मिसाल हमने TRAI को दी, इन दोनों की कमियों को दूर करने का प्रयास किया। यानी कि पब्लिक सेक्टर की भी विसंगतियां समाप्त हो गई, प्राइवेट की भी विसंगतियां समाप्त हो गई। जिस हम निजीकरण को बार बार कोसा करते थे, बार बार गाली देते थे कि यह बेरोजगारी बढ़ाएगा, छटनी बढ़ाएगा, मुनाफाखोरी बढ़ाएगा, सरकारों के साथ नाइंसाफी करेगा, पब्लिक के खजाने की लूट करेगा, लोगों से ज्यादा मूल्य लेगा, कहीं न कहीं रेगुलेटरी अथॉरिटी के आगमन ने उन सारे प्राइवेट सेक्टर के अवगुणों पर जोरदार तमाचा लगा। सरकारी क्षेत्र के उन तमाम कंपनियों में जो लाल फीताशाही, नौकरशाही, लेट लतीफी, एक तरह से सारे कामों में कोताही बरतना, प्रॉफिट कॉन्शियसनेस नहीं होना, कॉस्ट कॉन्शियसनेस नहीं होना, ये जो सारे तमाम जो बद प्रचलन थे और जिन्होंने सरकारी सेक्टर को सुधारों के अभाव में निजीकरण करने के लिए सरकारों को प्रेरित किया, और वह निजी सेक्टर जो अपनी मुनाफाखोरी के लिए कुख्यात रहे, रेगुलेटरी अथॉरिटी के कॉन्सेप्ट ने, पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट ने, और नई आर्थिक नीति के जरिए लाई गई कंपटीशन की नीति ने, प्रतियोगिता की नीति ने बाजार का एक एक्सीलेंट स्वरूप हमें उभार करके दिया। वह बाजार का स्वरूप जहां कंज्यूमर इज द ओनली किंग, जहां केवल उपभोक्ता ही राजा है। आज मैं टेलीकॉम स्टोरी की जब मिसाल दे रहा हूं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि आज हम न केवल टेलीकॉम के नई नई टेक्नोलॉजी से लगातार सुसज्जित होते गए हैं। अगर हम सेलुलर टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और अब 5वें जनरेशन में प्रवेश कर चुके हैं। और जो उपभोक्ताओं को जो सेवाएं दी जाती हैं, कभी सरकारी क्षेत्र में जब ये सेवाएं होती थी तब बरसों में फोन का कनेक्शन मिला करता था। जब फोन में कोई खराबी होती थी तो हफ्ते बाद जो है सरकारी क्षेत्र का कर्मचारी आकर के ठीक करता था, वो भी रिश्वतें लेता था। लेकिन जब वही निजी क्षेत्र का आगमन होता है तो एक फोन कॉल पर आपके यहाँ फोन लग जाता है और किसी भी तरीके की उसमें कोताही या लीकेजेस का कोई गुंजाइश नहीं होता है। कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ने भी हमें इन चीजों को इनेबल किया। और लेकिन इन दोनों की जो पार्टनरशिप मॉडल, जो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के माध्यम चलने का मॉडल, कि इनकी दरें बेहद कॉम्पिटिटिव हो गई। अगर आप मोनोपोली सरकारी क्षेत्र को भी देते हो तो वह भी जनता का शोषण करती है, और प्राइवेट सेक्टर तो पहले से ही बदनाम रहे हैं मुनाफाखोरी के लिए। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आज मोदी सरकार पर
जो ये बार बार तोहमत लग रहा है, और बल्कि ये सच्चाई भी है कि वह रेलवे में निजीकरण ला रही है। वो अभी कृषि उत्पादों के बाजार में भी निजी क्षेत्र को लाने के लिए 3 कानूनें लेकर के आई। तो क्यों नहीं मोदी सरकार, चाहे वो स्ट्रेटेजिक सेल करने का काम करे, तो वो बेस्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस पर शेयर बाजार के बढ़ते मूल्यों के आधार पर कॉम्पिटिटिव प्राइस पर उन्हें सेल आउट करे और सरकार के खजाने में ज्यादा से ज्यादा पैसे ले आए, जैसे कि भारत पेट्रोलियम, जैसे कि एयर इंडिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आप रेलवे में, जब आप फूड के प्रोक्योरमेंट में, जब आप निजी क्षेत्र को लाते हैं, तो आप पिछले दरवाजे से उन्हें एंट्री क्यों दे रहे हैं? उस निजी क्षेत्र को जो मुनाफा कमाने के लिए कुख्यात रहे हैं, वह निजी क्षेत्र जो एक तरह से चमड़ी जाए दमड़ी जाए लेकिन मुनाफा न जाए की नीति पर चलता है, वह निजी क्षेत्र जिसे एम्प्लॉयज की वर्किंग कंडीशन की, समाज और सरकारों के प्रति योगदान की, या देश में आपदा काल में अपने किसी भी तरीके की जिम्मेदारी निर्वाह करने की प्राथमिकताएं हमेशा सेकेंडरी होती हैं, प्राथमिक नहीं होती। उस निजी क्षेत्र को आप इतने बड़े सरकारी सेक्टर का प्रवेश देने जा रहे हैं, रेलवे में उन्हें अनुमति देने जा रहे हैं। क्या रेलवे में आधारभूत संरचना की जरूरत नहीं है? क्या निजी क्षेत्र को रेलवे में ट्रैक बिछाने में, ट्रैक का मॉडर्नाइजेशन करने में, रेलवे की तमाम सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट लाने में उनका एक तरह से उनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए? आप उपयोग करें, लेकिन एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत करें, एक कानून के तहत करें, एक नियमन दायरे के तहत करें, एक पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर करें। अगर पब्लिक सेक्टर में मैनेजमेंट दुरुस्त नहीं होता तो प्राइवेट सेक्टर के मैनेजमेंट को पब्लिक सेक्टर अपनाए, और प्राइवेट सेक्टर में अगर वर्किंग कंडीशन बेहतर नहीं होते, एम्प्लॉयज के लिए बेहतर कार्य परिस्थितियां नहीं होती, शोषण होता है, तो उनके लिए सरकार की जो वर्किंग कंडीशन है या एम्प्लॉयज के लिए जो तमाम प्रोविजन और प्रावधान है कल्याण के, वो प्रावधान प्राइवेट सेक्टर में लाए जाए। तो आज सवाल ये उठता है कि आज आप किसानों के उत्पादों को निजी क्षेत्र द्वारा खरीदने की बात कर रहे हैं। आप बेशक मौका दीजिए, निश्चित रूप से किसी भी चीज में किसी की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, सरकारों की भी मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। आज एफसीआई की मोनोपोली है, इसी वजह से जब भी फूड प्रोक्योरमेंट होता है तो किसानों को रिश्वतें देनी पड़ती हैं, और ये हर राज्य में आम किस्सा है। लेकिन जब आपके सेलर कॉम्पिटिटिव मार्केट में आ जाएंगे, जब आपके परचेजर कॉम्पिटिटिव मार्केट में आ जाएंगे, तो फिर इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही आदर्श स्थिति उत्पन्न होगी। जब किसानों के उत्पादों के ज्यादा खरीदार होंगे, तो किसानों के उत्पादों का एक न्यूनतम मूल्य तो हर हाल में कृषि उत्पाद के लिए तो जरूरी ही है, क्योंकि सीजनल आइटम होने की वजह से न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि की बुनियादी आवश्यकता है, जिसे लीगल स्वरूप देने में यह मोदी सरकार बार बार न जाने क्यों कोताही कर रही है। जिस मांग को मानने से सरकार के खजाने पर कोई चपत नहीं लगनी है, सरकार को कुछ भी अतिरिक्त भार नहीं सहना है, न ये किसानों के कर्ज माफी की तरह की कोई योजना है कि आपको जो है गैर योजना व्यय बढ़ाना पड़ेगा। यह तो सीधे सीधे नीतिगत सुधार है। तो ठीक ऐसे ही हम न केवल खाद्य उत्पादों में बल्कि रेलवे में भी, और न जाने उन तमाम सेक्टरों में जिसको लेकर के तमाम तरीके की एक तरह से फुसूल फास की जा रही है कि मोदी सरकार सब चीजों को बेचने जा रही है। बेचे, लेकिन नियमन के तहत बेचे, कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी के तहत बेचे, तो पता चल जाएगा कि निजी क्षेत्र को भी अपने मुनाफे कमाने के लिए ठीक उसी तरीके से तरसना पड़ेगा, उसी तरीके से प्रतियोगिता करनी पड़ेगी जो हाल आज टेलीकॉम सेक्टर में है। जो उस टेलीकॉम सेक्टर में अनिल अंबानी की कंपनी दिवालिया हो चुकी है, वोडाफोन त्राही त्राही कर रहा है, एयरटेल को जियो से कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है। उनकी आपस की प्रतियोगिता से कंज्यूमर जो है वो बेनिफिटेड हुआ है। आज दुनिया में सबसे सस्ती टेलीकॉम सेवा भारत में उपलब्ध है, थैंक्स टू द पॉलिसी ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप एंड थैंक्स टू द पॉलिसी ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी which was inducted in form of TRAI, and it just created a wonderful success story in the Indian economy. तो हम यह सक्सेस मॉडल, हम यह एक तरह से पूरे जो है जो एक फॉर्मूला और सेक्टर में भी क्यों नहीं ला सकते कि आज जो मोदी सरकार पर ये बार बार जो आरोप लगाया जा रहा है और उस आरोप में सच्चाई भी है, तो कहीं न कहीं जो एक नीति नियमन
और रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो कॉन्सेप्ट है, जिसके जरिए भारतीय इकोनॉमी को, भारत के उपभोक्ता को और भारत के तमाम इकोनॉमिक स्टेक होल्डर को विन विन सिचुएशन में लाया जा सकता है, उसे कहीं न कहीं मोदी सरकार बैकडोर से एंट्री देकर क्रोनी कैपिटलिज्म के एक नए आयाम को गढ़ रही है। कहीं न कहीं वह क्रोनी कैपिटलिज्म जो 1980 के दशक में प्रणब मुखर्जी के वित्त मंत्रित्व काल में शुरू किया गया और उनके उस छूट से उनके कहीं न कहीं नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर को कन्वर्टेबल डिवेंचर में बदले जाने की स्वीकृति के बाद एक कंपनी की राइजिंग स्टोरी शुरू होती है और वह देश की सबसे बड़ी कंपनी बन जाती है। आज कहीं न कहीं उस कंपनी को और एक और कंपनी को एक तरह से और सुपरस्टार बनाने के लिए हमारी मोदी सरकार पिछले दरवाजे से जो इनकॉर्पोरेट को एंट्री दे रही है वह निहायत गलत है। लेकिन मैं उन कथनों पर भी विश्वास नहीं करता जो भारतीय एक तरह से कॉन्टेक्स्ट में बार बार कही जाती है कि निजी क्षेत्र को बेच दिया, निजी क्षेत्र के हवाले कर दिया। निजी क्षेत्र को हवाले नहीं करेंगे तो फिर सरकारी क्षेत्र में भी जो रेड टेपिज्म है, जो कर्मचारियों की जो लापरवाही है, जो एक तरह से काम करने की जो नॉन प्रोडक्टिव जो कल्चर है, उस पर भी नकेल नहीं कसेगा। तो कहीं न कहीं हम अपने कंडीशंस के साथ, शर्तों के साथ, नियमन प्राधिकरण के साथ और उन तमाम आइडियल्स के साथ हम एक बेहतर मॉडल तैयार कर सकते हैं जिसमें सरकारी भी और निजी भी भागीदार करेंगे, जिसमें सरकारी की मोनोपोली नहीं होगी, निजी की मुनाफाखोरी नहीं होगी, कंज्यूमर को कॉम्पिटिटिव रेट पर सेवाएं और वस्तुएं मिलेंगी और इंडियन इकोनॉमी को फायदा होगा और जनता कहीं से नहीं ठगी जाएगी और क्रोनी कैपिटलिज्म के लिए हमारे देश में कोई जगह नहीं होगी। तो यह सब निर्भर करता है उन सरकारों पर, उनके नीति नियामकों पर कि वह किस तरीके के प्रावधान ले आते हैं। मैं सल्यूट करना चाहूंगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जो कि बहुत लोक लुभावनवादी नहीं थे, जो अपने एक तरह से कहीं न कहीं पॉलिटिकल डेमागॉग नहीं थे, कहीं न कहीं वो लच्छेदार भाषण नहीं देते थे, लेकिन उन्होंने जो नीतिगत परिवर्तन लाया नई आर्थिक नीति के जरिए, यह बात अलग है कि कहीं न कहीं वो पॉपुलिज्म का नारा 2009 में जो कांग्रेस पार्टी कर्ज माफी और मनरेगा जैसी योजना लेकर के आई, तो उन्हीं के मनमोहन सिंह के मूल डॉक्ट्राइन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को उससे चोट पहुंची। लेकिन उसी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के डॉक्ट्राइन को वाजपेयी सरकार ने बड़े बेहतर तरीके से आगे लेकर के गई और रेगुलेटरी अथॉरिटी के कॉन्सेप्ट पर काम किया। आज उस कॉन्सेप्ट को मोदी सरकार धक्का बता रही है। तो दोस्तों, हम यही कहना चाहेंगे कि हमें अपनी नीतियों में एक संतुलन लाने की जरूरत है, उसे एक आदर्शवादी जामा पहनाने की जरूरत है। इसी नोट के साथ मैं अपनी ये बात समाप्त करता हूं। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सुलगते सवाल पर हम आपसे पुनः प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, सब बखैर।